जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। तो चलिए हम आज बात करेंगे बिहार डीएलएड एग्ज़ाम जो 2025 फरवरी में होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। 120 क्वेश्चन का हम बात करेंगे और जो भी साथी नए हैं तो ज़रूर फॉलो करें। और उसके बाद बात करें कि मैथ का जो है जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन विथ हम टेलीग्राम लिंक पे डाल दिए हैं। इसके जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और सारे के सारे हम दिखा देंगे, इसमें एनालिसिस करेंगे। और मैथ का जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज़रूर जाके टेलीग्राम लिंक में जाके डाउनलोड करें। इसके अलावा और कई सारे पीडीएफ वहाँ पे पड़ा हुआ है, जाके जो भी आपको अच्छी लगे वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब बात कर लेते हैं इसका जो है, हम बात करेंगे जो भी क्वेश्चंस है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के रिपीट होते जाते हैं। सेम पैटर्न है, यही पैटर्न रहेगा। और यह जो एग्ज़ाम या जो प्रैक्टिस सेट है सिर्फ डीएलएड ही नहीं बल्कि यही पैटर्न जो होता है पारा मेडिकल में भी फॉलो करता है। जस्ट यही पैटर्न पारा मेडिकल, बिहार आईटीआई में और पॉलिटेक्निक की बात करें, बिहार पुलिस सब में जो भी क्वेश्चन ये सारे के सारे लगभग पैटर्न वहाँ पे फॉलो करते हैं। जीके जीएस मैथ रीजनिंग तो वही रहते हैं। तो यही पैटर्न आने वाले हैं और बीच बीच में नए न्यू प्रैक्टिस सेट भी हम कराने का प्रयास करेंगे। तो ये पहले प्रीवियस ईयर ख़त्म कर लेते हैं। सेम इसी तरह रहने वाले हैं और कहाँ से पढ़ना भी बता देंगे। कमेंट करके जो भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, क्योंकि हम इससे कर चुके हैं इसका। ठीक है, तो कैसे सिलेक्शन लाना है, ज़्यादा नंबर कैसे बढ़ाना है, उस पर हम वर्क करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और मैट्रिकुलेशन सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ से आपको मैट्रिक लेवल जो है मतलब मजबूत कर लेना है। वहीं से क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। हम इंग्लिश का जो है आपको क्या करेंगे, पढ़ के आंसर बताते जाएंगे, आपको बढ़िया से ईजिली तरीके से पढ़ लेना है। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे कोई क्वेश्चन का आगे का फुल डिस्कस के साथ। इंग्लिश को हम क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम पहले इंग्लिश को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन की। तो इसमें दिया देयर इज़ ए ब्रिज डैश द रिवर एक्रॉस द रिवर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं वी गेट टायर्ड व्हेन वी डैश गेट इनफ स्लीप, क्या होगा, डोंट स्लीप, डोंट गेट इनफ स्लीप, यानी कि राइट आंसर ये होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा की इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट की अगर हम बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, इन राइटन फ्रॉम, ये हो जाएगा। वही बात करते हैं फिल इन द ब्लैक आ गया है, ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन सही का ऑप्शन के साथ आपको चुनना है, क्या होगा, नो बॉडी नोस द नो दैट फैक्ट द फैक्ट। अब बात करते हैं विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर की हम बात करते क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है सम बॉडी हैज़ स्टोलन हिज पर्पस। सम बॉडी हैज़ स्टोलन हिज पर्पस, यहाँ पे दिया गया क्या, तो आपको बताने हैं क्या होगा। एक्टिव वॉइस यहाँ पे क्या हुआ है, सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द ऑन विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द सेम सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से कह रहा है पैसिव वॉइस में बदलने हैं, क्या हो जाएगा, तो इसको समबॉडी हैज़ स्टोलन हिज पर्पस, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, हिज पर्पस हैज़ बीन स्टोलन। बात करते हैं द एबिलिटी टू लाफ इज पेकुलियर द मनकाइंड, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका एसी हो जाएगा, लाफ। अब 8 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द दीज इज यूज बिटवीन ग्रामेटिकल इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ग्रामेटिकल इंडिपेंडेंट सेंटेंस की बात करें तो ये कोलोन हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडिफाई द टेंस यूज इन द फ्लोइंग सेंटेंस। कहता है व्हेन आई रिच द बुक स्टोर ऑल द कैपीस एंड ऑलरेडी बीन सोल्ड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का है ये। उसके बाद है यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है आपको, तो इसमें क्या कहा गया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, माई, यहाँ इसको चुना, डिड यू द दैट रीड कार माई ब्रदर आस्क, यहाँ पे दिया माई यानी कि मदर दिया हुआ है, तो मदर, सॉरी ब्रदर नहीं मर्दर है, माई ब्रदर की बात करें तो डैश वेदर डैश वेदर आई डैश दैट रेड कार, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर की बात करें, इसका सही आंसर सी हो जाए, आस्क मी या हैड बीन हो जाए, इसमें आस्क मी और हैड बीन द रेड कार।
अब सेलेक्ट द अल्टरनेटिव बीच द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। अल्टरनेटिव मतलब बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है आपको। इन स्पाइट ऑफ का क्या होता है, स्पीट ऑफ का, इन स्पीट ऑफ का की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सी इवन थॉट। अब इसका हम बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, वरुण सेड आई विल बी ज्वाइनिंग यू ऑल एट द एयरपोर्ट। क्या कहता है इसमें भी, कहता है अप्रोप्रिएट ऑप्शन द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आपको इसमें भी पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, वरुण का क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें दिया गया बारह का, तो डी हो जाएगा, ही वुड बी यूज ऑल। अब बात करते हैं फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। एवरी वन डैश रिवार्ड, एवरी वन डैश रिवार्ड क्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो वाज रिवार्ड। अब यहाँ पे दिया गया 14 नंबर की बात करें तो फिल द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज का बताना है, अल्टरनेटिव सही से मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा एट ऑन टाइम विदाउट स्टॉपिंग। अब 15 की बात करते हैं, यहाँ पे 15 नंबर दिया गया है, तो पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। मोस्ट बॉय लाइक प्लेइंग गेम, मस्ट बॉय लाइक प्लेइंग गेम का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि इसका क्या होगा, तो यहाँ पे दिया गया वर्ब चुनना क्या हो जाएगा, प्लेइंग जो है क्या है वर्ब या मतलब नॉन फिनिटिव वर्ब है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल चॉइस डिवाइस, यानी कि सुटेबल आपको सही से अच्छे जो होगा उसके अनुसार से उसको चुनना है। मोस्ट एनिमल स्लीप लाइक पीपुल डू, दे लाई डन, डैश बर्ड एंड हॉर्स स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप। तो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाउ वेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं डैश में फिलिंग इन द ब्लैंक, करेक्ट ऑप्शन को आपको चुनने हैं, इसमें ब्लैंक फिल ब्लैंक करने हैं। तो क्या है, मदर डिडेंट हैव टाइम टू गो टू द स्टोर डैश देयर वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर की, रेफ्रिजरेटर की बात करें तो बी हो जाएगा, कंसिक्वेंटली हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं कहता है फिल इन द ब्लैंक, इसमें सही करेक्ट चुनना है। द स्टूडेंट वेयर प्लेइंग डैश द गार्डन, स्टूडेंट जो प्लेइंग कर मतलब खेल रहा है तो कहाँ पे खेल रहा है, इन द गार्डन, यानी कि गार्डन में खेल रहा है। तो वही बात करता है इसमें भी सही मतलब इसमें क्या है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मैक ए कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस को चुनना है, इसमें ध्यान दिया हुआ है सी डैश प्लेस इफ़ यू कैम, सी डैश प्लेस्ड इफ़ यू कैम। तो इसका सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बी प्लेस इफ़ यू गैम। अब बात करते हैं लास्ट यानी कि 20 नंबर की बात करें तो क्या होगा, चूज द, कहता है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन बीच द सेंटेंस यूज द एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट। तो जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट आपको चुनना है, अप्रोप्रिएट तो क्या हो जाए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब 20 नंबर से मैथ शुरू हो जाता है, कहता है अविरोधी समीकरण युग्म डैश का हल होता है। अविरोधी समीकरण युग जो है किसका हल होता है, कोई हल नहीं, इसका जो कोई हल ही नहीं होता, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे किस्त दिया हुआ है कि कहता है एक साइकिल 500 रुपये की तुरंत भुगतान तथा एक माह पश्चात 610 रुपये की किस्त पर बेचा जा रहा है, तो यदि 20% वार्षिक दर से ब्याज लिया जा रहा है तो साइकिल का नगद मूल्य क्या होगा। तो इसका साइकिल का नगद मूल्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले करना, एक माह का किस्त कितना दिया गया है, एक माह का किस्त है एक्स प्लस एक्स गुने 1/20 है, यानी कि यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब क्या है 12 गुने 100 कर देंगे। तो इसको करने के बाद क्या होगा, यानी कि एक माह का किस्त है, यहाँ पे एक माह का किस्त कितना है, यहाँ पे 610 रुपया, 610 रुपया बराबर कर देंगे। अब इसी को हल करेंगे तो क्या होगा, 610 बराबर 61/60। इसको अगर काट देंगे तो कितना, 10 बार में कट गया, तो 660 गुने 10 यानी कि 600 रुपया हो गया। 600 रुपया जब निकल गया तो इसको क्या करना है, 600 में अब क्या करें, 500 रुपया का तुरंत भुगतान करता है। 600 रुपया में 500 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपया। इसका आंसर सही निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को ए बराबर ए दिया हुआ है 6 5 और बी दिया है -4 5 से समदूरस्थ हो। ये 10 लेवल का ही क्वेश्चन है सारे के सारे, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो मैथ बनाए गए हैं तो हम आंसर बता देंगे। इसका जो है
सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है। तो इसको इस तरह करके निकाल देने था, क्या करना था, एक यहाँ पे ए दे देने, ए का क्या दिया हुआ है 6 और 5 दिया हुआ है। उसी तरह बी का दिया हुआ है कितना -4 और 3 दिया गया है। तो 3 दिया गया, इसको एक्स अक्स और वाई अक्स मानना है, क्या मानना है, तो 0 और वाई एक्स ऐसे करके मानना है। तो मानने के बाद पी को मानेंगे 0 और वाई। तो इस तरह आपको क्या करना था, ए पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर पे निकाल देना है फार्मूला बैठा के। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या चला आएगा, इसका राइट आंसर बी निकल के चला आएगा, यानी कि 0 और 9, यानी कि 0 9 इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सारे के सारे 10th लेवल हैं, पहले भी बता चुके हैं, ये क्वेश्चन उसी लेवल के हैं। यदि बहुपद यहाँ पे दिया गया, कितना दिया हुआ है, बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कर रहा है, तो क्या होगा, यानी कि अल्फा अल्फा हो जाता है क्या, शून्य का पहला अल्फा और बीटा। इस पर करना क्या था, क्या यहाँ पे कर रहा है कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान ज्ञात करना, शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। तो हमको क्या करना था, शून्य का गुणज करने के लिए पहले अल्फा गुने ए 1/अल्फा बराबर -b/1 करना था। तो इसको करने के बाद क्या करेंगे, इसको कटा देंगे ए, तो क्या हो जाएगा, इसको कटाने के बाद क्या होगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर -1 निकल के चला आएगा। तो इसका राइट आंसर -a हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया यदि बिंदु x2 -3 -4 7 -5 संरेखी हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान, इसका भी सूत्र आपको बताना है संरेखी का। तो तीनों जो संरेखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इसमें दिया हुआ है क्या है, 0 दिया गया है। अति 0 है तो क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तब इस पर क्या करना है, सूत्र आपको लगाने थे 1/2 क्या करना था, x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस x2। अब इसमें लगाना था क्या, y3 माइनस y1 फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस x3। अब लगाना था यहाँ पे क्या, y1 क्या लगाना था इसमें, y1 माइनस y2 बराबर 0। इस सूत्र पे बैठा देने के बाद जो है इसका राइट आंसर निकल के क्या चलाएगा, इसका सही आंसर क्या निकल के चलाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, -63 हो जाएगा, -63 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको बनाने हैं, बहुत लंबा लंबा बनता है। अब कहता है पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई सब आप सभी को पता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, सभी जानते हैं। अब तो कोनों का कौन सा समूह आरोही क्रम में है, तो आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में कौन सा है ये बताना है आपको, कोण का। यहाँ पे सीधा दिख रहा है जो अब पता है आपको, यहाँ की कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 30 40, यानी कि ये जो है आरोही क्रम में बढ़ते, पहले 20 तब 30 तब 40, ये सी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, दो सिलेंडरों की त्रिज्या जो है 2:3 अनुपात में और उनकी ऊंचाई 5:3 अनुपात में दिया गया, उसका आयतन ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आयतन आपको पता है, सिलेंडर माना क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, शंकु, शंकु हो जाता है। शंकु का क्या होता है, पहले क्या लिखना आयतन, पाई आर स्क्वायर यानी पाई r1 स्क्वायर और h1 दे देंगे बटे में पाई आर स्क्वायर और 2r स्क्वायर दे देंगे और h2 लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, तो इसमें कहा गया है कि त्रिज्या 2 दिया गया, त्रिज्या क्या है, r1 ऐसे भी कट जाएंगे, h1 और r2 सब कट जाएंगे, पाई 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 कट गया, r1 r2 h1 h2 कट गया। तो इसमें क्या करना, कट ही जाएगा, तो इसमें दिया हुआ है क्या, तो इसमें क्या करना है कि त्रिज्या दिया है 2/3 लिख देंगे, 2 ये है और 3 लिख देंगे, बटे 3 हो गया, गुना 5/3 कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4/9 गुने 5/3। तो क्या हो जाएगा, 9×45, 4×5 = 20 और 9×3 = 27, यानी कि इसका क्या होगा 20 और 27 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 27 काट देंगे तो कटेगा तो नहीं है, तो 20 और 27 इसका, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 और 27, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो इसे भी बिना फार्मूला का तो संभव नहीं, फार्मूला याद है तो उसके हिसाब से आप बैठा के निकाल सकते हो। अब यहाँ पे दिया गया है cos 4a माइनस साइन 4a किसके बराबर है, cos 4 और माइनस साइन 4 इसके बराबर किसके बराबर है। अगर ये भी आपको फार्मूला याद है तो आसानी से बना ले जाओगे। तो इसको क्या करना है, cos 4a माइनस साइन 4 इसको क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a में मतलब बांट देने हैं। एक बार लिखना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिख देना है। फिर क्या करना, इंटू में cos स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर ए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में ए लिख के ब्रैकेट बंद कर देना है। अब क्या करना है, इसको क्या करने के बाद हल करने के बाद क्या होगा, 2 cos² ए माइनस 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर की बात करें सी हो जाएगा 2, यानी कि सी नहीं 2 cos², 2 cos² कहाँ यहाँ पे 2 cos² ए माइनस 1, 2 cos² ए माइनस 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं किन मानों के लिए समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण कौन सा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात समीकरण की बात करें तो इसका मान क्या होना चाहिए, यानी कि हम बात करते ए के सभी मान शून्य को छोड़कर सभी हो जाएंगे, यानी कि ए के मान शून्य के अलावे सभी मान हो जाएंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। वही बात करते हैं यहाँ पे √3 tan डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री √3 tan डिग्री, नहीं कि रूट नहीं है, tan 10 डिग्री tan 20 डिग्री का मान क्या होगा। इसका मान क्या करने हैं आपको सभी को बैठा देने के बाद क्या होगा, ऐसे भी आपको क्या करने हैं तो tan इसको क्या करना है, पहले रूट वाला को क्या करना है सब, तो इन सभी का मान की बात करते हैं 1 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, सारा का सारा हम सॉल्यूशन करके जो सॉल्यूशन सहित जो है टेलीग्राम में डाल दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके मैथ्स का फुल डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे इसका, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेमी और 8.2 सेमी है, तो क्या होगा, तो क्या होगा इसका विकर्णों का क्षेत्रफल। तो इसको समचतुर्भुज का आप सभी को पता ही होगा, सूत्र क्या होता है, वो हाफ गुने D1 गुना D2 होता है। इस पर अगर आप बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 10 गुने 8.2, तो इसको कटाने का हल करने के बाद क्या होगा 41 सेमी स्क्वायर निकल के चलाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है मोहन एक घर 30,000 रुपये में खरीदा जिसका 25% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद घर का कीमत क्या होगा। अवमूल्यन हो रहा है 25 वर्ष के बाद, 3 यानी कि कितना में खरीदा, तो यानी कि 25% दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो यानी कि 75 हो जाएगा। 100 में 25 घटा देंगे तो 100 में 25 को घटा देंगे तो कितना होगा 75 हो जाएगा। अब 75/100 हो गया, तो 100 में क्या होगा 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि कहने का मतलब है कि 25 या 100 3/4 हो गया, तो 30,000 ऐसे कर देंगे 30,000 गुने 3/4, यानी कि तीन तीन बार लिखेंगे 3 गुने 3, यहाँ भी लिखेंगे 4 गुने 4 गुने 4। अब इसको हल कर देने हैं तो गुना भाग करके, तो इसका राइट आंसर कितना निकल 12 65 6.25, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा 12 65 6.25, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को क्या होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो बहुत ही ईजी हलवा क्वेश्चन है। तो अभाज्य संख्या की बात करते हैं 23 एक अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक और बहुलक क्रमशः 26 और 29 है, तो माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो क्या करना है, तो बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, ऐसे माध्यिका लिख देना है, हम तो लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये सूत्र होता है। इस पर अगर हम बैठा देने के बाद क्या होता है, तो 29 दिया गया है, बहुलक 29 बराबर 3 गुने 26 माइनस 3 माध्य नहीं है, माध्य निकालना है, 3 माध्य है। इसको हल करने के बाद क्या होगा 24.5 निकल जाएगा, तो 24.5 कहाँ पे है, तो डी नंबर में 24.5 है। अब बात करते हैं किसी त्रिभुज में कम से कम डैश न्यून कौन होना चाहिए, तो किसी त्रिभुज में कम से कम जो है, किसी त्रिभुज में कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 3 न्यूनकोण होना चाहिए। कम से कम 2 होना चाहिए, और अगर अधिक कहता है तो कम से कम 3 न्यूनकोण होना चाहिए था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी रैखिक समीकरण के हल इतना इतना दिया हुआ है, तो रैखिक समीकरण का हल निरूपण क्या होगा, तो इसका भी क्या होगा, किसी रैखिक समीकरण का हल निरूपण दिया गया इतना इतना, तो इसको क्या करना था आपको बनाने हैं प्रोसेस से, तो हम शॉर्टकट में कर देते हैं, लेकिन प्रोसेस से जो मैट्रिक लेवल किए हुए हैं तो उसको ज़्यादा बेटर है, वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तो क्या था रैखिक समीकरण का मान क्या था, इतना दिया हुआ है,
देख सकते हैं। तो समीकरण होगा, समीकरण क्या होगा, y बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। तो y बराबर माइनस एक्स कहाँ पे, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वृत्त का क्षेत्रफल 14 सेमी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 14 सेमी दिया गया है। तो इसमें क्या कहता है, वर्ग में अंकित किया जा सकता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल 14 सेमी है तो भुजा वाले वर्ग में अंकित किया जा सकता है। तो भुजा वाले वर्ग में क्या करना है, तो वर्ग की भुजा बराबर कितना होता है, वर्ग की भुजा बराबर दिया है 14 सेमी दिया हुआ है। तो 14 सेमी जब दिया हुआ है तो त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या लगाना है, 14/2 लगाना था, निकल जाएगा 7। इसका सही आंसर 7 निकल गया। तो 7 निकल गया तो अब क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर होता है। तो इसको क्या करना था, पाई स्क्वायर पे लगा देना था, पाई गुने 7 स्क्वायर, तो 49 यानी कि 49 पाई हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, एक कमरा है तो कमरा में आयताकार, एक कमरा के आयताकार है और इसकी सपाट छत है, यह 10 मीटर चौड़ा और 13 मीटर लंबा है, 5 मीटर ऊंचा है। इससे अंदर और बाहर और फर्श पर पेंट किया जाना है, तो लेकिन छत पर नहीं है, तो छत पर नहीं तो पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल क्षेत्रफल है आपको बता देते हैं, तो आपको आसानी से कर लेंगे। इसको सूत्र क्या लगाना है, 2 लगाना था। इसको देख सकते हैं कैसे लगाना था, इसको लगाना था 2 इंटू ऐसे 2LH प्लस 2BH बंद प्लस LB। इस पे बैठा देते हैं, हम एक बार बैठा भी देते हैं, बाकी हल कर लेना है आपको। तो इस पे बैठाने के बाद क्या होगा, 2 तो होगा ही बाहर में, 2 × 13 गुने 5 प्लस 2 गुने 10 गुने 5 ब्रैकेट बंद प्लस 13 गुने 10। इसको अब हल करने के बाद क्या होगा, 2 इंटू 130 प्लस 100 प्लस 130 हो जाएगा। अब इसको हल करने के बाद क्या होगा, 590 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 590 मीटर स्क्वायर, ये इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 4 है, तो आलेख x अक्ष किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। तो हम बात कर लेते हैं अब इस समीकरण की। तो मान के चलते हैं कि x अक्ष पर पड़ने वाले सभी बिंदु y का मान, x अक्ष पर पड़ने वाले सभी बिंदु y का मान जो होता है क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 4 है, इसको हल करेंगे तो 2x माइनस 0 है तो मान 0 दे देंगे, बराबर 4 लिख देंगे। y का मान क्या होगा, मान है 0 तो y का मान 0 रख दिए। तो 0 रखने के बाद क्या होगा, 2x बराबर 4 हो गया, कट गया 2 2 4, यानी कि x का मान क्या हो गया, 2 निकल गया। तो इसका 2 निकल गया तो बिंदु x और y का मान कहता है, तो x और y का मान कह रहा है, तो x y का मान, हम तो y का मान तो ऑलरेडी पहले 0 रखा हुआ है, तो x का मान तो हम 2 निकल गया, तो 2 और 0 निकल, y का मान पहले माना था 0 तो हो गया 2 और 0, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी वितरण का माध्य, किसी वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 24 और 12 है, तो माध्यक क्या होगा। तो इसको भी पहले भी हम सूत्र बता दिए हैं, तो इसको याद रखना है, 3 गुने माध्यिक का इसका सूत्र होता है, इसको याद रखना, 3 गुने माध्यिक का बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य होता है, ये सूत्र होता है, नोट कर लेना आराम से। इस पे बैठा देने के बाद क्या होगा, तो इसको क्या करना है, तो बैठाने के बाद क्या होता है, 12 प्लस 2 गुने 24 कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, यानी कि 12 प्लस 48 कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसका माध्य कितना है, 3 दिया हुआ है, तो माध्य 3 दिया हुआ है तो बटे 3 कर देंगे, यानी कि राइट आंसर 20 निकल जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 20। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी बहुमत का 1 शून्य 3 हो जाएगा, 1 शून्य 3 हो जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो इसको मानना है, यानी कि 10th में पढ़े होंगे, तो इसको कैसे बनाता है, शून्य का मान कैसे करना है, तो पी एक्स के मान लेंगे, क्या क्या माना बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस ए मान लेंगे, ए मान लिए तो ठीक, ए जोड़ने पर ए हम मान लेंगे, क्योंकि ए जोड़ने पर बहुपद का शून्य जो 3 होता है, ए जोड़ने पर बहुपद का शून्य क्या होता है, 3 होता है, तो इसलिए हम ए जोड़ देंगे। तो अब इसमें क्या करना है, p इंटू 3 लिख देंगे बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3
स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 4 प्लस ए बराबर 0 कर दें तो इसका मान कितना निकल के चलाएगा, तो 2 निकल के चलाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है तो इतना का डैश एक संख्या है जो डैश होगा, इतना ना दिया हुआ है डैश एक संख्या है जो डैश है, तो यह एक क्या है अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो बारंबार वही शब्द को दोहराए तो वह एक अपरिमेय संख्या है। वहीं बात करते हैं कि यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 2 हो तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। तो इसका क्या करना है, तो ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। तो हम मान लिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 2 दिया हुआ है और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा निकालना है। तो साइन ए का रेंज माइनस 1 होता है, साइन ए का मानकर चल साइन अल्फा का रेंज जो होता है क्या रेंज होता है, -1 भी होता है और 1 भी होता है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का अधिकतम मान क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का अधिकतम मान साइन बीटा का अधिकतम मान क्या होता है 1 + 1 यानी कि 2 हो जाता है। तो अल्फा बराबर क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री जब होता है तो इसको क्या करना है, तो कोस स्क्वायर क्या करना है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर क्या लिखना है, कोस स्क्वायर 90 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री लिख देने हैं। अब क्या होगा, तो सबका मान तो 0 हो गया, इसका भी 0 + 0 बराबर कितना होगा 0 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं विज्ञान की, इसमें थोड़ा डिस्कशन और भी ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाए तो हम चाहेंगे वीडियो को लंबा कम हो तो सटीक और अच्छी तरह से एनालिसिस हो। तो चलिए हम बात करेंगे में से जैसे मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है। मिट्टी के कटाव का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, जल होता है, क्योंकि जल जो होता है सबको समेटते हुए चल जाते हैं, क्योंकि बाढ़ आने के बाद क्या होता है मिट्टी का कटाव बहुत ही ज़्यादा होता है, जल ही इसका कारण होता है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं अब है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या देश का जो है नैरोबी केन्या देश में है, तो वहाँ पे मुख्यालय है। अब बात होते है बाह्य विलयन डैश होने का पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का क्या होता है, तो क्या होता है हाइपोटोनिक होने पर जो है कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। राइट आंसर सी होगा। वही बात करते हैं एमटीपी का विस्तार क्या होगा। एमटीपी का विस्तार क्या होता है, तो इसका होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। राइट आंसर ये हो जाएगा। वही बात करते हैं जड़त्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। जड़त्व का ऐसा मात्रक केजी होता है, बी हो जाएगा। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद होता है। गुणसूत्र में मौजूद क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु, यानी कि गुणसूत्र बिंदु बी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है। तो तत्व की बात करते हैं कौन सा तत्व नहीं है। मार्बल क्या है, मार्बल एक यौगिक है, ठीक है। मार्बल का सूत्र क्या होता है CaCO3, यह एक यौगिक है ना कि तत्व है। बाकी के सभी तत्व ऑक्सीजन तत्व है, ब्रोमीन तत्व है और जिंक तत्व है। ब्रोमीन को कितना लिखते हैं अंग्रेजी में Br लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और जिंक को Zn लिखते हैं, ये तत्व को ये ध्यान रखें। वेद में से कौन सा कवक के उदाहरण है। तो कवक के उदाहरण की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो कवक की बात करें सभी के सभी क्या है कव ईस्ट टॉड स्टूल पुकिनिया, ये सभी के सभी क्या है कवक है। वही बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला है। तो बाद में स्थान मिला है जर्मेनियम को, ये ध्यान रखना है, डी ए इसका आंसर हो जाएगा। अम्ल क्षार के सभी प्रतिक्रिया कर देता है, कर क्या देता है, अम्ल जो है क्षार के सब साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है, तो इसकी बात करते हैं लवण देता है, क्या देता है लवण। अब बात करते हैं वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। ये सभी को पता है, ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना है कहाँ पे पश्चिमी चंपारण जिले में, ये याद रखना है। अब बात करते हैं कौन से धातु है। तो धातु बात करना क्या है, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करते अभी तो हम बात किए ये तत्व था यानी कि अधातु है, ये अधातु हो जाता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है, धातु। और ये सभी एकमात्र जो है सोडियम एक धातु है, बाकी सभी सभी अधातु, ये ध्यान रखना है। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो वस्तु गति कर रही है। तो अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो वस्तु गति कहाँ पे करेगी, एक समान त्वरण करेगी। एक समान त्वरण किसे
बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा की बात करें तो किस प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा डीसी, यानी कि क्या होता है डीसी विद्युत धारा क्या होता है? बैटरी से प्राप्त डायरेक्ट करंट होता है, जबकि जनरेटर से उत्पन्न विद्युत धारा एसी होता है। जनरेटर से जब भी विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे एसी अल्टरनेटिव करंट होता है, लेकिन बैटरी से प्राप्त होता है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता क्या होती है? स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता होती है, ये होता है दीर्घ अवधि तक दूध देना, और अल्प अवधि तक क्या होता है? अल्प अवधि तक दूध देने वाली, दोनों प्रकार की होती है, यानी कि सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, 4 द्रव दिए हुए हैं ABCD के अपेक्षित घनत्व क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है। एक वस्तु को इन सभी द्रव्यों में बारी बारी से डुबाया जाता है, इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूब जाएगा? यानी किसी वस्तु को डुबाते हैं इन सब द्रव में, किस वस्तु में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूब जाएगा? 1.626 दिया है, 1 दिया है, और 0.8 दिया है, 13.5 13.5 दिया गया, यानी कि इसमें किस में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डूब जाएगा? तो आप ऐसे भी बता सकते हैं किस में ज़्यादा से ज़्यादा डूब जाएगा, यानी कि सी में जो है, सी का देखते हैं घनत्व 0.8 दिया हुआ है, तो इसमें की हम बात करें तो घनत्व द्रव सी का जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डूब जाएगा। अब बात करें द्रव का गैस में बदलना कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और गैस से सीधे ठोस में बदलने ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं एमनियोटा, यानी कि एमनिया या एमनियोटा समूह में शामिल है, तो किस समूह में शामिल है? तो यह सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी तीनों वर्ग में आते हैं। सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी ये तीनों वर्ग में आते हैं, ध्यान रखना है। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव का कार्य करती है? बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या? तो आभासी एवं उल्टा लेटरली, यानी कि आभासी एवं उल्टा लेटरली होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की, यानी कि बात करें सोशल साइंस की, बहुत ही ज़बरदस्त है। पोखरा, पोखरा नगर किस देश में स्थित है? पोखरा तो नेपाल में स्थित है, सभी को जानते हैं। काठमांडू के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला नगर है, कौन सा? नेपाल की। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक क्रांति की नींव को मजबूत प्रदान की थी? तो कब की थी? 1917 में किया था। ये 1919 में रोलैक एक्ट हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 15 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था, ये ध्यान रखना है। टेक्सोल उपयोग किया जाता है, ये 10वां में है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है। टेक्सोल जो है हिमालय की तराई क्षेत्र में पाया जाता है, जो कैंसर के उपचार में बहुत ही कारगर साबित होता है। डी हो जाता है, 10वां का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। सारे के सारे 10th लेवल का हम पहले भी बता चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें क्या हो जाए, गिलगिट गॉर्ज। गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगिट गॉर्ज की अगर हम बात करें तो यह किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में लखनऊ में हुआ था। और बात करते हैं नेक्स्ट की, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का बहुमत दल का नेता। और विधानसभा का बात करते हैं बहुमत दल का नेता CM होता है, यानी कि मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री भी बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बनने के लिए क्या उम्र कम से कम 35 साल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और वोट डालने के लिए 18 वर्ष उम्र होना चाहिए कम से कम। खेत में से कौन सी फसल पेय फसल है? तो पेय फसल की बात करें तो कौन सी सब पेय फसल है? चाय, सभी को पता है पेय फसल है। नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा, ये ध्यान रखना है। किस किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? यानी कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो किस देश में था? तो मैक्सिको में था, ये ध्यान रखने हैं। मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है, तो कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखना है, सभी को जानते हैं, ये जान ही रहे। तो अंटार्कटिका में 70% भाग अंटार्कटिका में बर्फ की चादरों के रूप में ढका हुआ है, ध्यान रखना है। श्वेत महाद्वीप भी कहता है, वहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात भी होता है अंटार्कटिका में, ये ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में पाया जाता है कौन सा वृक्ष की बात करें? चेस्टन। चेस्टनट। पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ये तीनों को तीनों नाम जो है पटना का पुराना नाम है। अब जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? जनजाति की सर्वाधिक आबादी की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, ये ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डैश में प्रकाशित यानी कि 1987 में प्रकाशित ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया कि और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये भी 10th का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, ये भी तो क्वेश्चन 10th का है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत 39 में हुआ था, अंत 45 में हुआ था। ये इसका सही आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। ये भी ध्यान रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, यूरोपीय वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था। ये 9 का क्वेश्चन है, 9 का क्वेश्चन है और ये भी पहले चैप्टर में एक्सरसाइज 1 में ही दिया हुआ है। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से सीखा था। ये ध्यान रखने हैं। सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपीय कौन था, पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो कि केरल के कालीकट में पहुंचा था। कालीकट पहुंचा था, उस समय वहाँ के राजा स्थानीय राजा थे जमोरिन, उसी ने उसका स्वागत किया था जमोरिन का। ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करें चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, चुनावी स्पर्धा से लाभ किसको होता है, तो ये हम बात करते हैं जनमत निर्माण में। किसमें, जनमत निर्माण में होता है। वही बात करते हैं मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया था। यह मान्यता जो बात 10 दिसंबर 1948 में प्रदान किया गया था। इसीलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल। ये ध्यान रखना है। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली, क्योंकि इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ, तो कौन अलग नहीं हुआ था, बाकी सब ने वापस ले लिया था, लेकिन कौन सा जो है राष्ट्र अलग नहीं हुआ था। भारत जो है, भारत का राष्ट्र संघ मतलब बना 30 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, तभी से भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना हुआ रहा, लेकिन अलग नहीं हुआ। बाकी सभी सभी अलग भी हुआ और हटा भी, कोई दिक्कत नहीं, भारत लेकिन बना रहा। अब यहाँ पे दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस तथा जी के मध्य में कौन सा अक्षर था है। एस और जी के मध्य में कौन सा अक्षर था है। एस का मान क्या है, तो 19 हो जाता है, एस का मान 19 हो जाता है। ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से याद कर लेना, इसको बहुत ही काम आएंगे। ए बी सी डी ऐसे करके है, 1 2 3 4 है ना, तो उसी के अनुसार से बात करते हैं। एस जो होता है, एस का क्रम क्या होता है, एस का क्रम 19 होता है। और बात करते हैं प्लस जी का मान क्या होता है, जी का 7 होता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 26 का आधा कर देंगे तो कितना, 13। तो यहाँ कहता है कि एस जी के बीच मध्य में कौन सा संख्या, तो 13, 13 का आधा कर 26 का आधा 13, 13 अब कौन सा 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां अक्षर एम होता है, यानी कि एम जो है 13वें नंबर पर है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। ये ध्यान रखना है, क्रम याद करना है, बहुत ही कम आएगा आगे चल कर, ध्यान रखना है। अब इसमें अगर दी गई निम्नलिखित श्रृंखला में जो पूरा करना है, तो इसको 2 से भाग दे दिए, भाग देना है तो 56 हो गया। अब इसको भी 2 से भाग दे दिए तो 28, इसको भी 2 से भाग दे दिए तो 64, इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 32। इस तरह करना है। अब इसको पढ़ लेने हैं तो देख सकते हैं आप आराम से पढ़ लिए होंगे। पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, करना क्या है, तो इसको सबसे पहले तो 96 माइनस एक्स 4 माइनस 96 बटे एक्स बराबर 4 कर देने। इसको आप कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा एक्स का मान एक 12 भी आएगा और माइनस 8 भी आएगा। तो 8 जब आएगा तो इसको क्या करना, पिकनिक में गए ठीक संख्या कितना होगी, 4 रुपया प्रत्येक अतिरिक्त लगाता है, तो 12 में माइनस 4 घटा देंगे, तो प्लस में जो है उसमें घटाना है, माइनस में जो है इसको नहीं घटाना है, तो 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह आपको याद रखने थे, बहुत ही आसान आसान होते हैं, तेज़ी में बनाने होते हैं, क्योंकि समय का बहुत अभाव होगा आपको कंप्यूटर पे, ये ध्यान रखना। वही बात करते हैं 50 में 5 ऐड कर दिया, फिर इसमें क्या गया 6 ऐड कर दिया, बढ़ते जा रहा है, फिर क्या हुआ 7 ऐड कर दिया, फिर किसमें 8 ऐड कर देगा प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 76, 76 हो जाएगा। उसी तरह आपको क्या करना है, ए बी सी डी को अब बैठाना है, ए बी सी डी को इसको पढ़ लेना है आराम से। आराम से पढ़ने के बाद क्या करना है, एक ब्रीथ खींच लेना है, ठीक है, बीच में एक बिंदु डाल देना है, ठीक है। अब कहता है ए बी सी डी 6 दोस्त है, एक दूसरे के आमने सामने घेरे में बैठे हैं, एक दूसरे आमने सामने घेरे में बैठे हैं, ए डी और बी के बीच में बैठे हैं, ए और डी और बी, यहाँ पे बी दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बीच में ए दे देते हैं और यहाँ पे डी लिख देते हैं, ए डी और बी के बीच में बैठे हैं, बैठा दिए। अब कहता है एफ सी और ई के बीच में बैठे हैं, एफ जो है सी और ई के बीच में, यहाँ पे सी दे देते हैं, यहाँ पे एफ दे देते हैं और यहाँ पे क्या दे देंगे, ई दे देंगे। बैठा है, आराम से बैठा दिए। बैठा है सी बी के बाईं ओर से तीसरा है,
सी जो है बी के बाएं ओर से तीसरा है, तो यहाँ पे देख सही पे देख रहे हैं बाएं ओर से 1 2 3 ठीक में तीसरा है। अब यहाँ कहता है ए बी के ठीक दाएं ओर बैठा है, ए जो है बी के ठीक दाएं ओर बैठा है, ठीक बैठा है, यहाँ पे देख सकते हैं बैठा हुआ है। अब कहता है एफ और डी के बीच कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डी है और एफ है। एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, एफ और डी के बीच में सी बैठा है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कहता है कि आँख नृत्य से संबंधित, आँख से नृत्य देखा जाता है, यानी कि आँख से हम नृत्य देख सकते हैं, बल्कि बिल्कुल सही है। कान से हम क्या सुन सकते हैं, तो उसी प्रकार कान से हम क्या करते हैं, गाना सुन सकते हैं, राइट आंसर ये बी हो जाएगा। वही बात करते हैं यहाँ पे क्या किया गया है, 3 3 सब में घटाया गया है, देख सकते हैं 3 घटाया गया है, यहाँ भी 3 घटाया गया है, यहाँ भी 3 को -3 घटाया गया, यहाँ भी 3 घटाया गया, तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। इस तरह 37 होना चाहिए था, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं उसी तरह यहाँ पे दिया गया है क्या, इसको आपको चुनने हैं, बहुत ही ईजी है, इसको बनाने में और आसान है, देख के माथा भारी होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे दिया गया प्रीत है नगर में रहने वाले, और ये जो आयत दिया हुआ है पुरुष है, और त्रिभुज वाला पार्ट है जो शिक्षित है, ये शिक्षित है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कौन शिक्षित पुरुष परंतु नगर में रहने वाले नहीं है, कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाले नहीं है, तो ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 है, 11 ऐसा अंक है जो कि शिक्षित पुरुष है मगर नगर में नहीं रह रहा है, क्योंकि नगर तो इतना पार्ट है, नगर में तो है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बस पढ़ के इसको जवाब देना था और कुछ नहीं करना था। अब कहता है कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 5वें स्थान पर, इस तरह जब भी क्वेश्चन आए तो दोनों छोर से कहे तो क्या करना है, दोनों छोर पर 5 + 5 कर देने हैं, कितना हो जाएगा 10। अब जैसे कहेगा कि दोनों पंक्ति कितने पेड़, दोनों छोर पर इतना 5वें स्थान पर पंक्ति में कितने पेड़ थे, एक घटा देना, इसमें 9 हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पैटर्न को पूरा करना है, तो पैटर्न को पूरा करना क्या, इसमें देख सकते हैं एक बार 5 यानी कि 2 जोड़ दिया है, तो एक बार 2 जोड़ दिया है, दूसरा बार क्या किया है, और 2 5 2 5 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 5 है, फिर यहाँ पे क्या किया 5 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया है, और यहाँ पे क्या किया 5 जोड़ा है, फिर यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना आ जाएगा 12 में आ जाएगा, यानी कि 12 के पास आना था, 2 जोड़ दिया है, 12 में 2 जोड़ दिया है, फिर 12 से 5 जोड़ दिया, इस तरह करके चल रहा है सिलसिला। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, इसमें 19 और 35 आना चाहिए, यहाँ पे 19 आना चाहिए, यहाँ पे 35 आना चाहिए था। 19 35 कहाँ पर है, 19 और 35, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि समान हिंदी की, बहुत ही ज़बरदस्त है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मैथ के लिए टेंशन नहीं लेना, मैथ के लिए जो आपको टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे सॉल्यूशन के साथ हमने दे दिए हैं, वहाँ जाकर आराम से डाउनलोड करके आप मैथ रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बाकी सब विषय का, इंग्लिश मैथ दोनों दे देंगे, दोनों देख लेना है आराम से। अब बात करते हैं कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के अनुसार क्रिया के भेद की बात करें तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक अकर्मक याद रखना है। अब बात करें नाभिक शब्द में संधि विच्छेद कौन सा होगा, नाभिक शब्द में संधि विच्छेद के 9 धन इक, यानी कि सी हो जाएगा। बात करते हैं मैं लिख नहीं सकता हूँ, वाक्य में भाववाचक को बदलिए, मैं लिख नहीं सकता तो क्या भाव वाक्य में होगा, तो मुझे लिखा नहीं जा सकता है, मुझसे लिखा नहीं जाता, डी हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी, बहुत ही अच्छा लोकोक्ति है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। थोड़े दिन का सुख, यानी थोड़े दिन का सुख कहें तो या थोड़े दिन का मेहमान भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा आदमी तो क्या है थोड़े दिन का ही मेहमान है। वही बात करते हैं रूपक अलंकार को ढूंढिए, अलंकार भी खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अलंकार जो होगा रूपक अलंकार क्या होगा, भानु वंश राकेश कलुंग, ऐसे ढूंढ रहा है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तो वह कौन सा संख्या होता है, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, ऐसे दोनों पद जैसे कि माँ बाप, पति पत्नी, माता पिता, लोटा डोरी, नाना नानी, दादा दादी, देश विदेश, ये सब जो है क्या होता है द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में जो क्रिया मतलब कर्ता कारक के चिन्ह को इंगित करता है, जैसे राजा का पुरुष, राजपुरुष, राजा का पुरुष, ये तत्पुरुष समास हो जाता है। कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेष और विशेषण हो तो वो कर्मधारय समास होता है। तो इस तरह करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, फिर कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य को आपको चुनने हैं, तो आराम से चुन लेंगे, तो क्या हो जाएगा
सी हो जाएगा आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है, तो सी सही हो जाएगा। ऊ ए कौन सा वर्ण है? ई ऊ ए ओ जो है कौन सा वर्ण है? तो ये दीर्घ स्वर है। कौन सा है? दीर्घ स्वर, यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की। मैं अंधा भी देख रहा हूँ, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार, यानी कि सी हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करते हैं पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवाड़ी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? काव्य की आत्मा की बात करती है व्यंग्यार्थ को माना जाता है। गीत में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी है? रसराज की संज्ञा जो रसों को राजा किसको कहा गया है? तो श्रृंगार रस को दिया गया, ये ध्यान रखना है। शब्दों में से विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। बौद्धिक व्यापार की बात करते हैं क्या कहलाता है? तो बी हो जाएगा सब शक्ति। प्रतिकूल में कौन सा समास होगा? प्रतिकूल में बात करते हैं अव्ययीभाव समास होगा, ये ध्यान रखना है, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि। अब बात करते हैं उपमेय अलंकार की बात करें, क्या होना चाहिए उपमेय अलंकार की? तो अब बात करते हैं उपमेय उपमान संशय को पैदा करने वाला अलंकार कौन सा होता है? संदेह, संशय पैदा करता है तो हमेशा संदेह में रहता है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना डिंग हकना, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है शुद्ध वाक्य को चयन करना है। शुद्ध वाक्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, मुझे घर जाना है, तो इस वाक्य में प्राण निकल गए, नहीं होगा, मुझे घर जाना है। अब बात करते हैं इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? पदबंध आपको बताना है तो सर्वनाम पदबंध है। मैं जो है, मैं वह तुम, ये सब सारे के सारे जो है सर्वनाम है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? तो काव्य का गुण की बात करें तो कौन सा नहीं है? तो ये छंद जो है काव्य का गुण नहीं है। अब बात करते हैं जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जी चुराना मुहावरे का अर्थ की बात है काम से भागना। और रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार की बात करें तो क्या होना चाहिए? तो इसका डी हो जाएगा, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। अब बात करें सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? सवैया के प्रत्येक चरण में जो है 22 से 26 वर्ण होते हैं, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। वह अलंकार की बात करें तो क्या करें हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह डैश होता है। तो उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार यानी कि बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ना है, पढ़ के इसको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका डी, श्री कृष्ण को बंदी बनाना। तो आज का हमारा पहला सेट रहा, तो कैसा लगा ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। कोई भी तरह के डाउट हो ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।